तो गाइस, तो आज के सेशन में हम अपने सर्कुलेटरी शॉक का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी शॉक किया। आज हम स्टेजेस ऑफ सर्कुलेटरी शॉक और उसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सर्कुलेटरी शॉक क्या है? सर्कुलेटरी शॉक एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को इनफ ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन इनएडिक्वेट है तो इसे सर्कुलेटरी शॉक कहते हैं। ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की डिलीवरी इनएडिक्वेट होती है, पर्टिकुलरली हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन, लीवर, किडनी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। स्टेजेस ऑफ सर्कुलेटरी शॉक, तो सभी टाइप के शॉक के स्टेजेस की बात करें तो ये सिमिलर होते हैं और क्लिनिकल फीचर्स भी सेम होते हैं। तो सिवियरिटी के हिसाब से जो सर्कुलेटरी शॉक है ये 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। एक है फर्स्ट स्टेज जिसे नॉन प्रोग्रेसिव शॉक भी कहते हैं, सेकंड स्टेज जो है प्रोग्रेसिव शॉक, और थर्ड स्टेज जो है रिफ्रैक्टरी शॉक। फर्स्ट स्टेज ऑफ शॉक जिसे नॉन प्रोग्रेसिव शॉक भी कहते हैं, इसे कंपनसेटेड शॉक या इनिशियल स्टेज ऑफ शॉक भी कहते हैं। और इसका कॉमन कॉज है जब भी हाइपोवॉलेमिया हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, और ये ब्लड लॉस अगर जब 10 to 15% है तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ शॉक डेपिक्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेज या नॉन प्रोग्रेसिव शॉक, यहाँ पे हमारे बॉडी की कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स, जिसे न्यूरल मैकेनिज्म्स कहते हैं, ये वर्क करना शुरू करेगी, जिसकी वजह से जो चेंजेस है वो रिवर्ट हो जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म्स में हमारे शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म्स है, जिसमें है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो बैरोरिसेप्टर का जो इम्पल्स डिस्चार्ज रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और जिसकी वजह से सिंपैथेटिक वेजोमोटर डिस्चार्ज इंक्रीज होगा, और ये वेजोमोटर डिस्चार्ज जब हार्ट और आर्टरीज वेन्स को जाएगा तो जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और ये जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है वो क्यूटेनियस, स्प्लैंक्निक, रीनल और स्केलेटल मसल वेसल्स में ज़्यादा होता है। तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स का ब्लड फ्लो मेंटेन रहेगा, और जो हमारी क्यूटेनियस वेसल्स है, स्किन की एब्डोमिनल वेसल्स है, किडनीज की है, स्केलेटल मसल की वेसल्स है, इन सब का ब्लड फ्लो कम होगा। सेकेंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। जब भी एक्यूट हैमरेज हो रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड की कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉजेज, कॉमन कॉजेज में आएंगे एनीमिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया या एसिडोसिस। तो यहाँ पे हमारे कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, और ये हमारे वासोमोटर सेंटर को एक्साइट करेंगे, और जो करेंगे वेजो कंस्ट्रिक्शन और हमारे हार्ट का स्टिमुलेशन। यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो 60 mmHg से जब नीचे जा रहा है तो कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स इनिशिएट हो रहा है। थर्ड रैपिड कंपनसेटरी मैकेनिज्म है हमारी CNS इश्केमिक रिस्पॉन्स। यहाँ पे जब ब्लड प्रेशर हमारा बिलो 50 mmHg फॉल हो रहा है, ठीक है ना, तो वेरी सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, सीवियर सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा, जिसे लास्ट डिच स्टैंड भी कहते हैं। अभी इन सब का इफेक्ट क्या हो रहा है? तो सबसे पहला है जनरलाइज वेजो कंस्ट्रिक्शन, मतलब पूरे बॉडी के जो वेसल्स है उसका वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, एक्सेप्ट हार्ट एंड ब्रेन, ये दोनों वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। और जनरलाइज वेजो कंस्ट्रिक्शन के साथ साथ हमारी जो एड्रीनल मेड्यूला है उसका स्टिमुलेशन होगा, जिसकी वजह से कैटेकोलामाइन रिलीज होंगे। साथ साथ में रास जो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये भी हमारा स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से रेस्टलेसनेस, एप्रीहेंशन, इरिटेबिलिटी ये भी प्रोड्यूस हो सकता है। और इन सब इफेक्ट की वजह से वीनस रिटर्न बढ़ रहा है और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे टेकिकार्डिया होगा और ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, और इसकी वजह से जो पल्स होगी वो रैपिड और थ्रेडी हो जाएगी। और साथ साथ में रेस्पिरेटरी सेंटर्स भी स्टिमुलेट होते हैं, जो करेंगे रैपिड शैलो ब्रीदिंग। साथ साथ में जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो स्किन का कम हो रहा है, और स्वेटिंग होगी, और जो स्किन है वो पेल और कोल्ड हो जाएगी, और ब्लड में से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से साइनोसिस हो जाएगा स्किन में। और रीनल वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से रीनल इश्केमिया हो रहा है। साथ साथ में एंजियोटेंसिन 2 भी बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन का स्टिमुलेशन करेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थर्स्ट लगेगी। साथ में आफ्रंट आर्टीरियोल का कंस्ट्रिक्शन होगा, जिससे GFR डिक्रीज हो रहा है, और ईफ्रंट आर्टीरियोल का कंस्ट्रिक्शन होगा, जिससे रीनल प्लाज्मा फ्लो भी डिक्रीज होगा। तो ये सेकेंड और थर्ड जो इफेक्ट है आफ्रंट और ईफ्रंट आर्टीरियोलर कंस्ट्रिक्शन, इसकी वजह से हमारा जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो बढ़ेगा, और इसकी वजह से यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, जैसे कहते हैं ऑलिग्यूरिया, सोडियम का रिटेंशन हो रहा है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस भी बढ़ रहे हैं ब्लड के अंदर, जिसे कहते हैं यूरेमिया। और साथ साथ में सीवियर रीनल ट्यूबुलर डैमेज की वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होगा, जिसकी वजह से किडनी की जो एबिलिटी है टू कंसनट्रेट यूरिन ये भी लॉस्ट हो सकती है। इंटरमीडिएट कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स में हमारे आ रहे रेनिन एंजियोटेंसिन वासो कंस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म, साथ साथ में रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म।
लॉन्ग टर्म कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स में एक तो हमारे जो प्लाज्मा वॉल्यूम है उसका रिस्टोरेशन होगा और प्रोटीन्स का भी रिस्टोरेशन होगा जब हमारा हेमरेज मॉडरेट होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम का जो रिस्टोरेशन है वो 12 to 72 आवर्स के अंदर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्री फॉर्म्ड एल्ब्यूमिन है एक्स्ट्रा वास्कुलर स्टोर्स में से इसकी रैपिड एंट्री होगी, ठीक है। और साथ साथ में आरबीसी का रिस्टोरेशन, आरबीसी के रिस्टोरेशन के लिए एरिथ्रोपोएटिन रिलीज हो रहा है जो कि हमारे आरबीसी प्रोडक्शन का रेट बढ़ाएगा विद इन 10 days बोन मैरो में से, ठीक है। और इसकी वजह से जो आरबीसी का मास है वो नॉर्मल रिस्टोर होगा 4 to 8 वीक्स में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज जिसे कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव या कंपनसेटेड स्टेज। सेकेंड स्टेज है जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव शॉक। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारे टोटल ब्लड वॉल्यूम का 15 to 25% लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स है ये हमारे प्रोग्रेशन ऑफ शॉक को प्रिवेंट नहीं कर सकती, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, कितनी सारी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स है जिसका डिटोरिएशन होगा और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक बार स्टार्ट हो गई तो ये डिटोरिएशन कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इस स्टेज ऑफ शॉक में थेराप्यूटिक इंटरवेंशन इंपॉर्टेंट है। अगर हम थेराप्यूटिक इंटरवेंशन नहीं कर रहे तो ये जो विशियस साइकिल होता है ना पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का, ये प्रोग्रेसिव शॉक को रिफ्रैक्टरी शॉक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये कौन सी पॉजिटिव फीडबैक साइकिल्स होती है। पॉजिटिव फीडबैक साइकिल में एक है कार्डियक फेलियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, सीवियर डिक्रीज इन द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर, बेसिकली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो क्या होगा कोरोनरी ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा और जब कोरोनरी ब्लड फ्लो कम होगा तो इश्केमिया होगा हार्ट के मसल को और ये पॉजिटिव साइकिल कंटिन्यू करेगा क्योंकि अगर हार्ट के मसल का इश्केमिया हो रहा है तो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी और कम हो जाएगी और ज़्यादा कोरोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। तो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक। सेकेंड है वाजोमोटर फेलियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी सीवियर फॉल इन द ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो सेरिब्रल ब्लड वेसल्स है उसका इश्केमिया होगा और इसकी वजह से जो मेड्यूलरी वाजोमोटर सेंटर्स है उनका फेलियर हो जाएगा और वास्कुलर डायलेटेशन होगा, मतलब सभी ब्लड वेसल्स का डायलेटेशन हो जाएगा जिसकी वजह से जो ब्लड है वो वेन्स में चला जाएगा, वीनस पूलिंग और वीनस रिटर्न कम होगा। जैसे वीनस रिटर्न कम हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा और ज़्यादा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। थर्ड मैकेनिज्म है पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर। यहाँ पे क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड और इंटेंस वाजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो हाइपॉक्सिया हो रहा है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी टिश्यूज़ के अंदर एक्यूमुलेट हो रही है तो ये क्या कर रही है, हमारे कैपिलरी की परमेबिलिटी को बढ़ाएगी और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर फ्लूइड ट्रांसुडेट होगा टिश्यूज़ के अंदर और इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा। साथ साथ में स्लज्ड ब्लड बनेगा। इसका कारण है ब्लॉकेज ऑफ वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा स्लगिश हो जाएगा माइक्रो वेसल्स के अंदर और इसकी वजह से जो माइन्यूट वेसल्स है उसका ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे शॉक को और प्रोग्रेस करेगा और टिश्यू, क्योंकि टिश्यू मेटाबॉलिज्म है वो कंटिन्यू कर रही है, ब्लड फ्लो कम है फिर भी, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड्स बन रहे हैं, कार्बोनिक एसिड्स है, लैक्टिक एसिड्स है और ये सब एसिड्स हमारे लोकल ब्लड वेसल्स के अंदर और ज़्यादा एम्प्टी हो जाएंगे और इसकी वजह से एसिडिटी जो ब्लड की है वो बढ़ जाएगी। तो ये सब एसिड्स और साथ साथ में डिटोरिएशन प्रोडक्ट्स जो इश्केमिक टिश्यूज़ में से बन रही है ये हमारे लोकल ब्लड का एग्लूटिनेशन करेगी और जिसकी वजह से माइन्यूट ब्लड क्लॉट्स बनेगा और इसकी वजह से जो स्मॉल वेसल्स है उसमें प्लगिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है सेप्टिसेमिया एंड टॉक्सेमिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी प्रोलॉन्ग वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा स्प्लैंक्निक वेसल्स का तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को हाइपॉक्सिया होगा और हाइपॉक्सिया की वजह से जो नॉर्मल प्रोटेक्टिव म्यूकोजल बैरियर है गट का वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और जिसकी वजह से इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है ये हमारे पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाएंगे और साथ साथ में जो हिपैटिक फंक्शन है वो भी डिटोरिएट हो रहे हो जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया और बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स है ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएंगे तो ये करेंगे सेप्टिसेमिया एंड टॉक्सेमिया। और साथ साथ में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड जब आर्टीरियोलर एंड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स उनके फंक्शंस का फेलियर हो जाता है, ठीक है, ये एंडोटॉक्सिन की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक डिप्रेशन होगा, साथ साथ में एक्सेसिव वेजोडाइलेटेशन होगा और यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट हमारे जो सर्कुलेटरी फंक्शंस है उसे रिस्टोर नहीं कर पाएंगी। इसके साथ साथ में सेल्यूलर इफेक्ट्स क्या क्या डैमेजिंग होती है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम पोटेशियम पंप है ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो इसकी वजह से सोडियम सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे और पोटेशियम का लॉस हो जाएगा तो सेल स्वेल हो जाएगा और साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी भी डिक्रीज हो रही है लीवर सेल्स में मेनली और बाकी सब सेल्स में। साथ साथ में जो लाइसोसोम्स है ये भी स्प्लिट होंगे टिश्यू के अंदर और इसकी वजह से हाइड्रोलिसिस जो एंजाइम्स है वो रिलीज हो गए जिसकी वजह से इंट्रासेल्युलर डैमेज होगा। और लास्ट स्टेज ऑफ शॉक के अंदर जो सेल्युलर मेटाबॉलिज्म होता है न्यूट्रिएंट्स का जैसे कि ग्लूकोज ये भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा और जो हमारे कुछ हार्मोन्स है उनकी एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी
और साथ साथ में जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है ये भी पुअर हो जाएगी और इसकी वजह से ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज होगा और सेल जो है वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस पे स्विच हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे ब्लड में और ये जो स्लगिश ब्लड फ्लो हो रहा है टिश्यू के थ्रू ये भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्यूमुलेट करेगा और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ मिल करके एसिडोसिस करेगा, कार्बनिक एसिड बनाएगा और ये एसिडोसिस की वजह से वेजोडाइलेटेशन होगा और इसकी वजह से ये शॉक फिर से एग्रेवेट होगा। तो ये हमारी विशियस साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। तो जो रिफ्रैक्टरी शॉक है ये प्रोग्रेसिव शॉक है। इसके अंदर अगर हम पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं एडिक्वेटली तो जो विशियस साइकिल होती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स की ये स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट जो है वो थर्ड स्टेज जिसे रिफ्रैक्टरी शॉक कहते हैं इसमें चला जाता है, ठीक है। और इसके बाद कोई भी थेरापेटिक इंटरवेंशंस इफेक्टिव नहीं होता और पेशेंट का डेथ हो सकता है, ठीक है। एक्टिवनेस के कॉजेज़ क्या होते हैं, तो एक तो हाई एनर्जी फॉस्फेट जो कंपाउंड है वो डिप्लीट हो जाते हैं और हाई एनर्जी फॉस्फेट जो रिजर्व होते हैं हमारे सेल के अंदर स्पेशली लीवर और हार्ट के अंदर ये जब डिक्रीज़ होते हैं तो सीवियर डिग्री का शॉक हो सकता है। जनरल ट्रीटमेंट ऑफ शॉक की बात करें तो जनरल मेजर में एक तो हमें इसे रूम टेम्परेचर पे रखना है या कूल टेम्परेचर पे पेशेंट को रखना है। साथ साथ में ट्रेलेनबर्ग पोजीशन जिसे कि फुट एंड को रेज करना है 6 to 12 इंच। रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करें तो रिप्लेसमेंट थेरेपी हमारी हाइपोवॉलेमिक शॉक में इंपॉर्टेंट होती है। इन हेमरेजिक शॉक हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, प्लाज्मा भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं या डेक्स्ट्रान भी दे सकते हैं और अगर बर्न्स है तो प्लाज्मा और डेक्स्ट्रान यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर डिहाइड्रेशन है तो आईवी इन्फ्यूजन करते हैं, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन भी हम दे सकते हैं। अगर स्मॉल ब्लड वेसल का ब्लॉकेज है, स्लज ब्लड है तो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स देते हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हमारी हेमरेजिक शॉक में इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूरोजेनिक शॉक में और एनाफाइलेक्टिक शॉक में। न्यूरोजेनिक शॉक में क्योंकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे डिप्रेस होती है तो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग इन्हें स्टिमुलेट करेगी और एनाफाइलेक्टिक शॉक इसके अंदर जो वेजो डायलेटर इफेक्ट होता है हिस्टामिन की वजह से इसको अपोज करने के लिए हमें सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स देना है। साथ साथ में डोपामिन भी दे सकते हैं और नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन भी दे सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है लेकिन जब टिश्यू का परफ्यूजन और ऑक्सीजनेशन कम है तो ऑक्सीजन थेरेपी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सीवियर शॉक में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी देते हैं और इसका काम क्या है, ये हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, साथ साथ में जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है उसे स्टेबलाइज करता है जिसकी वजह से लाइसोसोमल एंजाइम्स है इनका रिलीज नहीं होता और साथ साथ में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है उसको भी बढ़ाता है जो कि हमारे सीवियरली डैमेज सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने ट्रीटमेंट एंड स्टेजेस ऑफ शॉक डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।